फिर स्वागत है आपका भारत अवतार में विशेष चर्चा में। हम रोज आते हैं, हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार है जितेश जी, इनसे बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं और जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है देश राज्य, छुटपुट घटनाएं जो हो रही है, नेताओं के बयान जो दिए जा रहे हैं, नेता उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, क्या सियासी मायने हैं, तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करते हैं। तो सर, एक बड़े मुद्दे से हम बातचीत करना शुरू करते हैं। संघ का मुद्दा, चुनाव के नतीजे आते हैं। 10 तारीख को जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी है वो एक बयान देते हैं। बयान क्या देते हैं, मैं कोट करता हूँ, आपको बताता हूँ, उस पर आपकी टिप्पणी मैं जानना चाहूँगा कि क्या मतलब है, क्या उसका तात्पर्य है। क्योंकि लगातार संघ और बीजेपी के अंदर छुटपुट ऐसी बयानबाजी थोड़ी शुरू हो चुकी है। तो आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो, आपको अच्छे से आइडिया होगा। 10 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में चुनाव परिणाम की अपनी निजी विचार रखे। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे में अहंकार को बीजेपी के प्रदर्शन से जोड़ा। देखिए, मैं आपको हमारे दर्शकों को भी जानकारी दे देता हूं। और जो देश भर में चर्चा चल रही है कि संघ और बीजेपी में आपसी लड़ाई है, बिल्कुल गलत तरह की चर्चा है। पहली बात, डॉक्टर मोहन भागवत जो आरएसएस के सरसंघ चालक है, जिसे मीडिया में पत्रकार आरएसएस प्रमुख के तौर पर लिखते हैं और बोलते हैं। पहले बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए कि संघ क्या संगठन है, संघ के बीजेपी से क्या रिश्ते हैं और संघ है क्या। बेसिकली जिसने संघ कभी कवर नहीं किया होगा या संघ की पद्धति नहीं समझी होगी, वो इस बात को इसी तरीके से देखेगा जैसा कि आपने देखा, जैसे और पत्रकारों ने देखा। बेसिकली संघ के 2 उत्सव होते हैं, जिसमें 2 कार्यक्रम ऐसे होते हैं, उत्सव मानी कार्यक्रम, जिसमें आरएसएस के प्रमुख जिसे आप बोलते हैं और सरसंघ चालक वो आप अपना बौद्धिक देते हैं, जिसे वक्तव्य आप भाषण कह दीजिए, वैसे संघ में की भाषा में उसे बौद्धिक कहते हैं। 10 जून को होता है ये, एक हर बार अलग अलग होता है। अच्छा। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, उसे कहते हैं बौद्धिक। तो बौद्धिक की तैयारी भी पहले से होती है, 3-4 महीने पहले बौद्धिक क्या देंगे सरसंघ चालक जी तय होता है। एक बार तो वो देते हैं विजयदशमी उत्सव, जिस दिन 1925 में संघ की स्थापना हुई थी उस दिन। दूसरा वो देते हैं जब तृतीय वर्ष का समापन होता है। इस बार कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग का समापन था, तृतीय वर्ष का नाम बदलकर कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग कर दिया है। तो उसका जो समापन सत्र था, उस पे वो हमेशा ऐसा उद्बोधन, ऐसा बौद्धिक देते हैं जिससे जो स्वयंसेवक, जो संघ के स्वयंसेवक जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो ट्रेनिंग लें और वो जो जाए तो समाज में एक अच्छा पॉजिटिव उनका जेस्टर हो, उनमें घमंड नहीं हो, अहंकार नहीं हो। ठीक है। तो आप जो ये पूरा लोग नैरेटिव चला रहे हैं कि संघ और बीजेपी की बिगड़ गई, तो मैं उनको कहना चाहूँगा, पहले तो सरसंघ चालक जो डॉक्टर मोहनलाल भागवत हैं, उनका आप पूरा बौद्धिक जो वक्तव्य है उसको पूरा सुनिए। उसके कई मायने निकलते हैं, उसके अलग मायने। उनका कहना था कि अहंकार, जो इसमें बात आई है कि बीजेपी के अहंकार के लिए क्या, उन्होंने पहली बात तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, ना उन्होंने सत्ता पक्ष के लिए कहा, ना विपक्ष के लिए कहा। दूसरी बात, आप मेरी पूरी सुनिए मनीष। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ना सत्ता पक्ष के लिए कहा, ना विपक्ष के लिए कहा। उन्होंने अहंकार और जो एटीट्यूड है और घमंड जिसे कहते हैं, एरोगेंसी, इस पर एक कबीर सत्यप्रकाश जी महाराज हैं। उन्होंने बताया कि सत्यप्रकाश जी महाराज हमको कबीर के एक वचन से बताया करते थे। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आपको घमंड नहीं करना चाहिए। और उन्होंने चुनाव के संदर्भ में कहा कि संघ का काम लोक मत परिष्कार का है। मतलब संघ का काम है लोक मत परिष्कार का मतलब होता है संघ का काम है वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा जनता करे। संघ का ये काम नहीं है किसको वोट करना है किसको नहीं करना। तो एक बात तो ये नैरेटिव सीधा उन्होंने कहा कि जो लोग इनडायरेक्टली उन्होंने एक तरह से ये कहने का कोशिश की, जो लोग ये कह रहे हैं, जो नैरेटिव फैला रहे, संघ ने
चुनाव में काम नहीं किया, वो गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। उन्होंने कहा संघ का काम इतना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, बस राष्ट्र हित में मतदान हो। संघ का ये काम नहीं होता कि किसको वोट करें। बीजेपी के नेताओं का झुकाव नहीं होता। देखिए आप गलत वे में ले जा रहे हैं। संघ की तरफ बीजेपी के नेता तो स्वयं संघ, एक बार बताइए, एक बरगद का पेड़ है, समझिए, संघ को समझने की जरूरत है। समझिए एक बरगद का पेड़ है और बरगद की पेड़ की बहुत सारी टहनियाँ हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं, और हर शाखा का अलग अलग काम होता है। जैसे बरगद के पेड़ की अलग अलग टहनियाँ हैं, हर टहनी ऐसे ही वट वृक्ष है, एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जैसे शाखाएं होती है, जड़ें काफी गहरी होती है, उसकी जड़ें काफी। ऐसे एक शाखा संघ का आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल संगठन भारतीय जनता पार्टी है। अब मैं आपको बताता हूँ, वहाँ जो संघ के जितने भी अन्य संगठन हैं सब स्वतंत्र है अपने आप में। विश्व हिंदू परिषद अपने निर्णय लेने के स्वतंत्र है, जो सेवा भारती है वो अपने निर्णय लेने के स्वतंत्र है, विद्यार्थी परिषद अपनी निर्णय स्वयं लेता है, संघ कभी नहीं बोलता ये करो वो मत करो। तो ऐसे ही बीजेपी स्वतंत्र है। जो जेपी नड्डा जी के बयान पर लोगों ने नैरेटिव बनाया कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी अब अपना काम कर लेगी, बीजेपी इतनी सक्षम है। कहने का मतलब उनका ये था कि बीजेपी अपने आप में इतनी सक्षम हो चुकी है कि बीजेपी अपना काम कर लेगी। उन्होंने ये थोड़ी कहा संघ की हमको जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया संघ और बीजेपी अलग अलग है। उन्होंने गलत नहीं कहा, ये नैरेटिव गलत फैला गया। आपने कहा कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने इशारों में कहा, नाम किसी का नहीं लिया, ना पार्टी का लिया, इशारों किसी व्यक्ति का, नेता का लिया। इशारों हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करूंगा, और तमाम जो लोग नैरेटिव फैला रहे हैं देश में संघ और बीजेपी अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक लॉबी है जो नैरेटिव फैला रही है, ठीक है, एक और, जबकि ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं जी, अगर उनको कहना होता तो वो दिल्ली में बैठ करके बात करके आपस में बात करके भी तो कह सकते थे। मान लीजिए सरसंघ चालक, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास, क्या प्रधानमंत्री जी को वो अपने पास बुला के या प्रधानमंत्री जी के पास जाके क्या ये मिलते नहीं है? इनका संवाद होता है, बातचीत होती है, बाकायदा संघ में सरकारवां है, वो उनको बीजेपी की जिम्मेदारी दी होती है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री है बीजेपी के। तो सब संघ के प्रचारक ही तो हैं, आपस में बात करके बात कर सकते थे सार्वजनिक मंच से। और वो भी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में इस तरह का बयान क्यों देंगे? अगर नाराजगी भी होती तो पर्सनल बैठ के बात कर रहे थे, और अगर पर्सनल बैठ के भी बात नहीं करनी होती तो बहुत सारे मंचों पे सरसंघ चालक जाते हैं, वहां पर भी इस तरह की बात हो सकती थी। तो एक नैरेटिव ये फैलाया जा रहा है कि बीजेपी और संघ में लड़ाई है, जिससे ये दिखाई दे कि बीजेपी हारी है और इंडिया गठबंधन जीता है। इंद्रेश कुमार की बात करें? हाँ करिए ना आप। अच्छा, इंद्रेश कुमार ने 13 जून को जयपुर के पास कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के संदर्भ में कहा कि जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया गया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। एक तरफ से वो अहंकारी बता रहे हैं और सबसे बड़ी पार्टी भी बता रहे हैं। देखिए पहली बात तो इंद्रेश कुमार ने, आपको जानकारी दे दूं, बयान अपना इंद्रेश जी ने वापस ले लिया है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक हैं, एक एज हो चुकी है, वरिष्ठ प्रचारक है सर, तो कुछ बात कहते हैं तो मतलब तो होगा ही। उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं, और संघ में तय होता है बयान कौन देगा। ऐसे तो कोई भी स्वयंसेवक उठ के बयान दे देगा तो मीडिया बोल देगी कि संघ का बयान हो गया, संघ और बीजेपी अलग अलग हो गए। ऐसा नहीं होता। और वो कई बार बयान देते रहते हैं, उनके बयान कई बार इस तरह सुर्खियों में आए, फिर बैक भी लेते हैं। देखिए मोहन भागवत को बयान को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, सरसंघ चालक जी के बयान को बिल्कुल गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। और दूरियां, एक लॉबी है पूरी, वो समाज को तोड़ने और राष्ट्र को तोड़ने वाली लॉबी है, वो दूरियां खाई पाटने की कोशिश कर रही है। हाँ। मानी संघ और बीजेपी अलग अलग हो जाए तो हमारे रास्ते क्लियर हो जाए। आपने कहा यूटर्न ले लिया उन्होंने। और जो ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा है, जिस व्यक्ति ने संघ के नाम से लेख दी है, हाँ। मुझे ये बताओ वो संघ के किस जिम्मेदारी पे रहा? मैं संघ को लंबे समय से कवर करता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे संघ की A, B और C तक पता है, D तो नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो किस जिम्मेदारी पे रहे जिन्होंने ऑर्गेनाइजर्स में लेख लिया। कभी वो मुख्य शिक्षक रहे किसी शाखा के, लेकिन कभी वो कारवा रहे किसी शाखा के। ये मुख्य पत्र में छपा था सर, मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी के पर्सन पर लेख छपा था। देखिए ये मुख्य पत्र आपकी भाषा में है। मैंने क्या बोला था आपको शुरुआत में कि संघ की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी ये जो पत्रिकाएं निकलती है, सब स्वतंत्र है।
कोई किसी का लेख छाप दे तो इसमें संघ की क्या गलती, संघ का क्या लेना देना इसमें। चलिए, तो अब राजस्थान पे लौटते हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव पर बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, कई नेताओं की जो साख दाव पर लगी हुई थी, जिसमें ज्योति मिर्धा है, महेंद्र सिंह मालवीय है, बड़े बड़े नेता थे। राहुल कसवा पाला बदलते लेकिन वो कामयाब हो जाते हैं, बाकी के नेता चुनाव हार जाते हैं। समीक्षा की जा रही है। ज्योति मिर्धा ने कहा है कि वो अशोक गहलोत के पाँव में पड़े रहते थे, हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा है। अब अशोक गहलोत के पाँव में पड़े रहते थे, यानी कि क्या हरीश चौधरी भी कह चुके हैं कि प्रायोजित पार्टी है आरएलपी अशोक गहलोत की। देखिए, मैं इस बयान से बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ। मैंने खुद ने हनुमान बेनीवाल के बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, और मेरे इंटरव्यू में हनुमान बेनीवाल ने एक बार अशोक गहलोत के लिए कहा था ये तो बहादुर शाह जफर है, मतलब ये अंतिम शासक है। जिस तरह से मुगल काल के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे, उस तरह से कांग्रेस के अंतिम शासक हो गए, कांग्रेस पार्टी की सरकार जाएगी। जब सरकार थी उन पे व्यक्तिगत बहुत सारी टिप्पणियाँ बहुत सारी अशोक गहलोत पे की है। तो अब ये इस तरह के बयान मैं सहमत नहीं मानता, लेकिन राजनीति में कब दोस्त दुश्मन होता है, दुश्मन दोस्त हो जाए, ये तो पता ही नहीं चलता। इसी का नाम राजनीति है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये भी राजनीति है। तो राजनीति में कब क्या होता है इसका कोई पता ही नहीं चलता। अब बाकी हनुमान बेनीवाल का कोई मैं कैरेक्टर राजनीतिक रूप से ठीक नहीं मानता, और जाट समाज में उनका एक ये उनको जिस तरह की वो राजनीति करते हैं वो उनके समाज के लोगों को पसंद है, लेकिन सीरियस राजनेता के रूप में मैं नहीं देखता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भजनलाल शर्मा इस्तीफा दो, ये भी राजनीति है? देखिए, या वाकई कुछ इसमें सच्चाई है, या फिर जो आमजन में जो है एक रोष है और उसका नज़र हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है? आज ट्रेंड चल रहा था, मैं 2-3 बार पहले भी चल चुका है। अब कोई भी ट्रेंड चला दे, सीएम की क्या गलती है? अब सीएम अभी भी आए हैं और नया सीएम है, मुख्यमंत्री है, समय लगता है। आप वरिष्ठ पत्रकार हो, काफ़ी सालों से इस फील्ड में हो, क्या नए मुख्यमंत्री को, क्योंकि आमतौर पे मैं नए मुख्यमंत्री बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी सालों बाद परिवर्तन हुआ है राजस्थान की राजनीति में, वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत, ये नेता हमें देखने को मिलते थे। पार्टी तो थोड़ी कम से कम। क्या आपको लगता है जितेश जी की और समय मिलना चाहिए भजनलाल शर्मा को? समय मिलना चाहिए, समय है ना उनके पास, 4.5 साल पूरे पड़े हैं काम करने के लिए, समय है उनके पास। जो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, और अब ऐसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड से अगर इस्तीफे होने लगे तो मोदी जी का इस्तीफा तो कब का करा देते लोग। आप बताओ, मोदी जी के इस्तीफे के लिए तो लाखों लोग लगे हुए हैं, एक पूरी गैंग लगी हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग, जो मोदी जी का इस्तीफा कराती रहती है। तो ऐसे कोई इस्तीफे होते हैं? लेकिन बीजेपी के बड़े नेता है जो कह रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो इस्तीफा लेकर तैयार बैठे हैं, ना सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना सचिवालय की तरफ रुख कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा। ये देखिए, बीजेपी का अंदरूनी मामला है, आपसी मामला है। आपकी निजी राय क्या है इस पर? मेरी निजी राय तो ये है कि किरोड़ी लाल मीणा ने नो डाउट काम किया है और एक अच्छे लीडर है, उन्होंने विपक्ष में रहते हुए अच्छी भूमिका निभाई है। उनका वर्किंग स्टाइल अलग है। बीजेपी की जो राजनीतिक स्टाइल है उनकी स्टाइल से बिल्कुल अलग है, तो वो फिट नहीं बैठ पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। बीजेपी में जो जिसे बोलते हैं डिसिप्लिन, तो उनको दे वांट डिसिप्लिन्ड लीडर्स, और मुझे लग रहा है कि वहाँ फिट नहीं बैठ पा रहे, पता नहीं कहाँ फिट नहीं बैठ पा रहे, मुझे लग रहा है फिट नहीं बैठ पा रहे। बीजेपी की जो विचार है ना, उसमें डिसिप्लिन बहुत आवश्यकता है। यहाँ तो वो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, या फिर बाबा के साथ प्रॉब्लम ये है कि बाबा अपनी जनता के बीच में या अपने समाज के बीच में कंफर्टेबल फील करते हैं। नहीं, अपने समाज के जनता के बीच में क्या मुंह दिखाएं कि भाई मैंने इतना संघर्ष किया था, उसके बावजूद मुझे मंत्री बनाया, कृषि मंत्री, उसमें भी विपणन निकाल दिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इसको मिल बैठ के वो भी डिसिप्लिन से चलें और ये भी इनको बड़ी जिम्मेदारी दे, तो वही पैचअप हो सकता है। नहीं तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वो इस्तीफा देंगे, रुक के देंगे ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि या तो बैठ के पैचअप हो जाए। पैचअप कैसे होगा कि वो डिसिप्लिन में चलें, इधर बीजेपी उनको सम्मान दे, कृषि मंत्रालय दिया, उसमें से विपणन निकाल लिया, तो मतलब मान लीजिए इंसान के शरीर में से हार्ट निकाल लें तो फिर क्या बचता है? खोखला बनता है ना। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बड़ी फिक्र होती है किरोड़ी लाल मीणा की।
वो तो ये तक कह चुके हैं, नेता है। अब जो बयानबाजी चल रही है वो काफी निम्न स्तर की हो चुकी है। वो तो कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि बाबा जो है वो थूक के चाट लेगा और जो कहा है वो करके रहेगा। डोटासरा जी ये कैसे नेता हैं? अब मैं खुद ने देखा है, सत्ता में जब थे इतना घमंड था इनमें, इतना घमंड शूर थे घमंड से। आज वो बीजेपी पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। पहले खुद की गिरबान में जाके देखे, पेपर लीक हुए, वो शिक्षा मंत्री थे। हाँ, उनके परिवार पे आरोप लगे कि 2-3 RS उनके परिवार में बन गए, एक जैसे नंबर आए। तो पहले तो खुद की गिरबान में जाके देखे, फिर दूसरे पे आरोप लगा। पर वो तो भी काफी खुश है, कह रहे कि शेखावाटी में मैंने नेताओं को जिताकर देखो जाट समाज के बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं, एक बड़े जाट नेता बने। इसमें कोई मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। बड़े जाट लीडर बने, अच्छे लीडर है, लेकिन उनके जो बयान है ना बहुत ओछे से लगते हैं। कभी छोटे बयान, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी, गुस्सा करना, मतलब लाइक हनुमान बेनीवाल। क्या आजकल उनका जो कैडर है ना, सचिन पायलट जैसा कैडर नहीं हो सकता उनका कभी। क्या सचिन पायलट एक लीडर है, बात करने का सलीका है, किसी भी व्यक्तिगत ओछी टिप्पणी नहीं करते। राजनीति करते हैं, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन इस तरह की ओछी टिप्पणियाँ, जैसे हनुमान बेनीवाल किसी के लिए कुछ भी कह देता है, गाली गाड़ देता है, गाली निकाल देता है, और ये तेजा सुपर डुपर पर डांस कर लेते हैं। सीरियस जो नेता होते हैं ना, उनकी गिनती, उनकी फहरिस्त में इनका नाम नहीं आ रहा। पहले मैं शुरुआत में डोटासरा जी जब विपक्ष के नेता थे राजस्थान में, तो मैं सोच रहा था सीरियस पॉलिटिशियन और आगे जाके मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसे डांस वांस करने वाले मुख्यमंत्री थोड़ी बनते। थोड़ा सा कैडर तो आपको अब करना पड़ेगा ना। सचिन पायलट के खासम खास एक नेता है, वरिष्ठ नेता, जो पहले अशोक गहलोत के करीबी थे, लेकिन अब वो नेता पायलट के करीबी है, हेमाराम चौधरी। आपने बात की थी, क्या रहा? उन्होंने भजनलाल शर्मा को लेकर कह दिया था कि जो नए 17 जिले और 3 संभाग बने हैं, वो भजनलाल शर्मा क्या उनके, अब मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, उनके बाप भी अब चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आज उन्होंने कहा कि हमारे इधर की लैंग्वेज जो भाषा है वो ऐसी है। मेरा संदर्भ उनके पिताजी के बारे में कहना नहीं था, मेरा संदर्भ इतना था, कोई चेंज नहीं कर सकता। कह सकते हैं कि यूटर्न सा लिया, यूटर्न भी नहीं कह सकते, लेकिन कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई चेंज कोई नहीं कर सकता, किसी का बाप भी नहीं कर सकता। बोला मैं यही कहना चाह रहा था, हमारे इधर की लैंग्वेज है, आम बोलचाल में हम ऐसे बोलते हैं, मेरा संदर्भ नहीं था, उनको ठेस पहुँचे। और दूसरा उन्होंने कहा कि 2028 में अगर सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। आपकी क्या राय है इस पर? मैं तो इसमें क्या राय दूं, मैं कोई कांग्रेस पार्टी का लीडर तो हो नहीं। आप पत्रकार हो, वरिष्ठ पत्रकार हो, आपकी राय काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। हमारे जो दर्शक है, पत्रकार हूँ, इसमें कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, किसके नेतृत्व में हो, किसके नेतृत्व में नहीं हो, ये तो कांग्रेस पार्टी जाने। लेकिन मुझे लगता है कि नेता तो बड़े हैं, सचिन पायलट, चाणक्य गहलोत हैं, तो इसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ। नेता समझा नहीं, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए जो दर्शक है उनको। चाणक्य है गहलोत, नेता है, अच्छे नेता है पायलट। तो आजकल तो राजनीति में चाणक्य की भी आवश्यकता होती है और नेता की भी आवश्यकता होती है, मतलब मास लीडर की भी जरूरत होती है। और चाणक्य देखिए चाणक्य भी बहुत जरूरी होते हैं। पर चाणक्य अब की बात चाणक्य में काम नहीं आया। चाणक्य है ना, जैसे ऐसे ही गहलोत बड़े चाणक्य हैं। वहाँ गुजरात में भी एक बार वो बीजेपी की जड़ें हिला के आ गए थे। इससे पिछली बार जब गुजरात में चुनाव था तो अहमद पटेल एक कांग्रेस के नेता हुआ करते, डेथ हो गई उनकी, बहुत करीबी थे राहुल गांधी परिवार के, उनको राज्यसभा का सांसद का चुनाव जिता दिया उन्होंने, विधानसभा में हालत ख़राब कर दी। अशोक गहलोत का विकल्प नहीं है। अभी देखिए अमेठी में जिताया है चुनाव, तो ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत अच्छे प्लेयर है, हालांकि अभी थोड़ा बैक फुट पे खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे डोटासरा और सचिन पायलट खेल रहे हैं, छक्के चौके लगा रहे हैं दोनों। ये अभी देख रहे हैं कि ठीक है इनको छक्के चौके लगाने तो बाद में मैं आऊँगा। अभी अशोक गहलोत की तबीयत नासाज है, अभी अस्पताल में भर्ती है। देखिए अशोक गहलोत का स्टाइल है, अलग तरह के स्टाइल है उनकी राजनीति की। वो पहले 4 साल तो देखते हैं, अरे भैया क्या चल रहा है, कौन सी पिच है, क्या है, लास्ट में आके बॉलिंग करते हैं। लास्ट में ये तो अभी खेले जा रहे हैं, छक्के चौके रोज लगा रहे हैं, वो लास्ट में एकदम से बढ़िया बैटिंग करके और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आज तक तो ऐसा होता है, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जब मुख्यमंत्री कोई और बनता, सीपी जोशी बनते नहीं, उससे पहले मुख्यमंत्री बनते इसकी वो जो मदेरना, महिपाल मदेरना, उनके पिताजी परशुराम मदेरना। उसके बाद सीपी जोशी का नंबर था, इसके बाद सचिन पायलट का नंबर था। 3 को तो पछाड़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है अशोक गहलोत को हल्के में नहीं लेना चाहिए, एज एक उनके साथ नहीं, ये बड़ी बात है।
तो अब देखते हैं कि राजस्थान में, देश में क्या होता है। रोज आएंगे आपके सामने, बातचीत करेंगे, जो भी बयानबाजी चल रही है उस पर। वरिष्ठ पत्रकार है और बात करते रहेंगे। सर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल देते हैं हमारे दर्शकों को। आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।